द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस की कौन कौन सी सीमाएं थी, हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। देखिए, समाज के जितने भी सारे वर्ग थे वो लोग स्वराज के कॉन्सेप्ट से समझिए कि वो लोग मतलब एग्री नहीं करते थे। बहुत ऐसा जो वर्ग था उनके साथ कई तरह के भेदभाव किए जाते थे, तो उनको मतलब स्वराज से कोई मतलब ही नहीं था। जैसे कि इसी में लोग था अछूत लोग, यानी अछूत लोग मतलब उस समय में कुछ लोगों को अछूतों का दर्जा दिया गया था। कहा जाता था कि हाँ, ये लोग जो है पानी नहीं पी सकते हैं, कुएं का पानी नहीं पी सकते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो उन लोग को छोटा मोटा काम कराया जाता था, स्वीपर्स का काम करते थे, झाड़ू लगाने का काम करते थे, और तो करते जितना जितना भी टॉयलेट वगैरह सब साफ करना होता था वो सब साफ किया जाता था। इनके साथ कई तरह की भेदभाव किया जाता था समाज में। तो ऐसे जो ग्रुप था, ऐसे जो समाज थी, वो लोग सोचते थे कि स्वराज अगर आ भी जाता है, सपोज कीजिए कि अगर अंग्रेज अगर भारत से चले भी जाते हैं, तो फिर हम लोग को इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है। हम लोगों के साथ तभी भी तो हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाएगा, और आज़ाद होने के बाद भी हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो समस्या है अंग्रेज़ों से तो उतना नहीं है जितना कि ये लोग जितने भी बड़े कास्ट के जो लोग हैं ये लोग हमारे साथ करते हैं। तो फिर स्वराज का हमारे लिए कोई मतलब बन ही नहीं जाता है। तो यही टॉपिक है कि भाई ये लोग जो हरिजन्स है, इन लोग को महात्मा गांधी ने इनको हरिजन कहा, और ये लोग अपनी मुद्दा को कांग्रेस में रखना चाहते थे। यानी जितने भी दलित क्लास के लोग जो थे, यानी दलित लोग थे, अछूत लोग थे, वो लोग चाहते थे कि हम अपनी मुद्दा को कांग्रेस में रखें, लेकिन कांग्रेस के लोग इनके टॉपिक को इग्नोर कर देते थे। इसका रीज़न ये था कि जो कांग्रेस में जो थे खुद बहुत सारे जो बड़े-बड़े कास्ट के लोग रहते थे, और ये लोग बड़े-बड़े कास्ट के लोग थे, तो कहीं न कहीं ये लोग नहीं चाहेंगे कि हाँ, इन लोगों का मतलब इस चीज़ों में, इस संबंध में कोई बात किया जाए। कुछ एक को छोड़कर 1-2% ऐसे लोग थे जो हाँ, इन लोग को समझ में आता था कि हाँ ठीक है, दलितों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो कांग्रेस में इनके विषय को भी क्या किया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था, जिसके वजह से ये मजबूर होकर इनको क्या करना पड़ा, अपना एक अलग से एसोसिएशन कह सकते हैं, एक अपना डिमांड्स इनको करना पड़ा। और इनके साथ क्या था, मंदिर में चाहे पब्लिक वेल्स वगैरह सब में इन लोगों को तो अधिकार था ही नहीं। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, ये तो गलत बात है, हम इनको इनका अधिकार दिलाएंगे। और दूसरा चीज़ है कि अगर हम भारत देश में रहते हैं तो हम लोग सब भारत माता की संतान है, हम किसी के साथ भेदभाव क्यों करेंगे। और महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट था कि स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years if the untouchability was not eliminated. He called them Harijans. He dignified the rules of their works. He motivated them, and he motivated the upper class to change their hearts towards the depressed class. उन्होंने कहा कि आप लोग अपने हृदय को, अपने दिल को परिवर्तन कीजिए, अपने दिल को चेंज कीजिए और इनको प्रेम कीजिए। हम इनके वर्क को अगर हम मोटिवेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए ही अच्छा होगा, और हमारा देश जो है टूटने से बच जाएगा। और इन्होंने कहा कि ये भी ईश्वर के संतान है, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इसलिए इनको इनको क्या कहा, हरिजन कहा। यानी दलित को हरिजन किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा। और तो और इन्होंने खुद से जाके उनके साथ रह के उनके हाथ, उनके मतलब जो कामों में हाथ बटाकर उन्होंने खुद से टॉयलेट साफ किया। और जितने भी भंगी लोग जो टॉयलेट साफ करते हैं, स्वीपर्स लोग होते हैं, उनके कामों को बताया कि नहीं भाई, आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छे काम। आप लोग कोरोना के समय में क्या देखे थे, कोरोना के समय मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था जो कि पंजाब साइड का था, जिसमें क्या हुआ था कि सभी लोग घर के अंदर बंद हो गए थे लॉकडाउन के अंदर में। तो क्या हुआ था, साफ सफाई के लोग जितने भी जो मतलब स्वीपर्स था वो लोग साफ सफाई कर रहे थे। तो मैंने देखा था उस वीडियो में कि मतलब वो बहुत लोग उसको, उन लोग को हार पहनाया जा रहा था, उनके ऊपर मतलब फूलों की बारिश किया जा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं भाई, जो हम लोग काम कर रहे हैं ये छोटा मोटा काम नहीं है। तो ये सब चीज़ यही है, महात्मा गांधी का भी यही सिद्धांत था कि नहीं भाई, हम लोग इन लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन दलित लोगों का कहना था कि नहीं, इस ऐसा कहने से कुछ होने वाला नहीं है। दलित लोग को क्या चाहते थे, उन लोग डिफरेंट सॉल्यूशन, वो लोग चाहते थे कि नहीं भाई, हम लोग को इस सॉल्यूशन से इसका कोई समाधान नहीं होने वाला है, हम लोग को एक अलग रिजर्व सीट चाहिए, हम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। और इस सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए जो इनके जो कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, वो जाकर अंग्रेजों को मना भी लिए थे। और उन्होंने बोला था कि जो हरिजन जो होता है ना, हिंदू से डिफरेंट है, हरिजन जो है हिंदू से क्या है, ये अलग है। उन्होंने अंग्रेजों को मनाने में कामयाब हो गया कि बोला कि नहीं, अगर हरिजन हिंदू रहता तो इनको टेम्पल में उनको प्रवेश किया जाता, इनको साथ भेदभाव नहीं होता। अब इसलिए क्या हुआ कि अंग्रेज मान भी गए कि चलो भाई, हम तुम लोग को अलग, आप लोग का एक अलग ही इलेक्टोरेट रहेगा, आप अपना एक अलग जितना भी होगा वो अपना अपना अलग बना लीजिएगा। जब इस महात्मा गांधी को ये बात पता चलता है तो उनको बहुत ज़्यादा अंदर से दुख होता है, और वो सोचता है कि नहीं, अगर ऐसा सिचुएशन आता है, अगर हम दलितों को अलग करेंगे तो कहीं ना कहीं देश में फिर से क्या होगा, एक मतलब टसल की भावना उत्पन्न होगी। जैसे हिंदू मुस्लिम फिर दलित, कई तरह की भावनाएं उभर के आ सकती है। तो महात्मा गांधी ने इस चीज को क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, आगे जाकर हम क्या देखते हैं कि जैसे भीमराव अंबेडकर है, दलितों की उत्थान के लिए इन्होंने कहा कि नहीं भाई, दलितों का उत्थान भी करना जरूरी है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर मतलब इस पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं है। क्योंकि अगर हम भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर हम अगर गौर करते हैं तो खुद इनके साथ भी कई तरह का भेदभाव हुआ है, इनका जीवन भी बहुत सारा दुखों से भरा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अगर जब मैं इतना पढ़ लिख कर मेरे साथ इस तरीके की भावनाएं होती है, तो फिर जो बाकी लोग हैं उनके साथ कितनी भेदभाव
होता होगा। तो इन्होंने क्या किया, दलितों के उत्थान के लिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया 1930 में, है कि नहीं। तो ही ऑर्गेनाइज डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। किस लिए किया, क्योंकि हम दलितों को लेकर हम एक अपना संगठन बनाएंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी सारे मतलब उत्थान की बात किया जाएगा, उनके अधिकार की बात किया जाएगा, हम इसके माध्यम से हम लोग रखेंगे। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था तो उस समय में गांधी भी वहाँ पे गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो मतलब अंबेडकर जो है उन्होंने अंग्रेजों को मना लिया था कि नहीं हम आपका अपना एक डिफरेंट इलेक्टोरेट रहेगा। जब महात्मा गांधी को ये खबर पता चला तो बोले कि नहीं, हम इस बात को हम नहीं मानते हैं, इससे देश का विकास नहीं होगा बल्कि देश का इससे विनाश होगा। और उन्होंने क्या किया कि नहीं, और इस चीज को विरोध करने के लिए बोला कि अगर ऐसा होता है तो मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा, फास्ट ऑन टू डेथ, है कि नहीं, सीधे आमरण अनशन, फास्ट ऑन टू डेथ, मैं पूरा मतलब भूख हड़ताल करूंगा। और वो भूख हड़ताल पर जाके बैठ भी गए। अब इससे क्या हुआ, लोग जाकर किसको मनाना शुरू किए, अंबेडकर को मनाना शुरू किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मनाना शुरू किया कि अगर इस प्रकार का सिचुएशन होता है, अगर महात्मा गांधी अगर भूख हड़ताल पर बैठते हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो मतलब उनके जो अनुयायी है उस समय में सपोर्टर भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक देश का सिचुएशन और ज़्यादा खराब होगा। इसलिए इसमें सबसे अच्छा चीज़ है कि हम लोग बैठ के इसका एक समझौता, इसके बीच का कोई एक रास्ता निकालते हैं। अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है सीट को लेकर, और महात्मा गांधी मान भी जाते हैं, लेकिन वो मानते हैं इस शर्त पे कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहना चाहिए, आपको जितना सीट है ले लीजिए, लेकिन वहां पे सभी लोग उसको वोट देगा। देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई एक खास जगह है, और सेपरेट इलेक्टोरेट में जैसे मान लेते हैं अगर ये दलित अगर लोग है, दलित है, तो यहाँ पे सिर्फ दलित लोग ही खड़ा होंगे और इसको वोट कौन देगा, दलित ही वोट देगा, बाकी लोग को वोट नहीं देगा। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक दो गो जनरल क्लास के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग यहाँ पर तो टसल करेंगे ही करेंगे, और इससे देश तो अलग ही होगा। महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप भले सीट लीजिए, जगह जगह पर हम आपको ज़्यादा सीट दिलवाएंगे, लेकिन वहाँ पे अगर दलित खड़ा होगा लेकिन उसको वोट जनरल भी देगा, SC ST OBC जो भी है वो सब उसको वोट देंगे, यानी सब कह सकते हैं सब मिला के हमको चलना है। और सीट की संख्या बढ़ा दिया गया, जिससे क्या हुआ कि अंबेडकर इस सिद्धांत को मान भी जाते हैं, और इसका एक मध्यम रास्ता कह सकते हैं कि मीडियम पाथ जो है यहाँ से क्या होता है, क्लियर हो जाता है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में। क्वेश्चन पूछेगा कि हाँ पूना पैक्ट कब हुआ था, ठीक है, 1932 में किसके किसके बीच में हुआ था, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में होता है, ठीक है। अब इनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व तो हो गया। मुस्लिम की अगर बात करेंगे तो मुस्लिम भी क्या होता है, कांग्रेस से अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे। इसके पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको पता होगा खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़े थे, और जब खिलाफत आंदोलन हो रहा था तो बाद में जाके आंदोलन को वापस भी लिया जाता है, उसका उतना हद तक मतलब उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक हिंदूवादी जो एक हिंदुत्व की भावना अगर मुस्लिमों के अनुसार देखा जाए मतलब देखने को मिल रहा है। इसी में कहा जा रहा है कि वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, इस तरीके की बातें, भारत माता की जय। और कहीं ना कहीं देखा जाए मुस्लिम का जो मतलब एक तरह से इन लोग का जो कल्चर होता है उसके अनुसार देखा जाए तो ये फिट नहीं बैठ रहा है। ये लोग एक ईश्वर को मानते हैं, हिंदू जो होता है बहु ईश्वरवाद होता है कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। ये लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग के लिए भी एक अलग मतलब इलेक्टोरेट होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, जिस तरीके से दलित लोग अपना मांग रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग देखिए कांग्रेस है, एक मुस्लिम लीग है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहले जाकर एक हो गए थे, फिर बाद में दोनों में टसल होता है। मोहम्मद अली जिन्ना बोलते हैं कि नहीं हमें एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट या हम लोग को एक अलग थलग हमको दे दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना इस प्रस्ताव को कांग्रेस में रखते भी है, तो लेकिन उस प्रस्ताव को इनको क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है, सिचुएशन और ज़्यादा टसल में बदल जाता है। और स्टेटस ऑफ जो मुस्लिम जो है इस चीज़ को लेकर डर रहे हैं कि भाई हम लोग तो अल्पसंख्यक है। मुस्लिम को ये डर है कि भाई मुस्लिम ये कह रहा है कि भाई हम लोग तो भारत में अल्पसंख्यक है, हमारी संख्या कम है। और जिस तरीके से हिंदूवादी विचारधारा जिस प्रकार की उभर रही है, ये लोग मतलब ये लोग समझ रहे थे कि हाँ हिंदू की जो एक संस्कृति कल्चर है इसमें देखने को मिल रहा है। वंदे मातरम, सुजलम सुफलम, इस तरीके के जो गीत है, इस तरीके से जो भारत माता की जय, भारत माता को पूजा किया जा रहा है। अब ये जो था कहीं ना कहीं मुस्लिम को अंदर एक तरह से एलाइनेटेड महसूस करवा रहा था, और ये सोच रहे थे कि जैसे ही अगर ये मतलब होता है, अगर ये बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर जो है इसमें क्या हो जाएगा, मतलब घुल मिल जाएगा और हम लोग का एक वजूद जो है ये नष्ट हो जाएगा। तो ये लोग भी अपने आप को एक अलग थलग इसमें क्या हो रहा है, ये लोग महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको आप इस टॉपिक को NCERT बुक से एक बार रीड कीजिएगा और उसको कहानी को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा।
और देखा जाए तो एक बार अगर शॉर्ट रिवीजन करें 1 मिनट के अंदर में, तो इसका टॉपिक का मतलब यही था कि समाज के जितने भी सारे वर्ग हैं वो लोग स्वराज के कॉन्सेप्ट को नहीं मान रहे थे, जिसमें सबसे बड़े थे एक दलित लोग, डिप्रेस्ड लोग, वंचित लोग, जो ये समझ रहे थे कि स्वराज मिलने के बाद भी हमारी स्थिति में सुधार नहीं आएगी। तो जिससे होता क्या है कि गांधी जी आते हैं और इनके वर्क को डिग्निफाइड करते हैं, स्वयं से टॉयलेट साफ करते हैं और साफ सफाई को लेकर इस तरह इनके कार्यों को उत्थान करते हैं और ये भी कहते हैं कि स्वराज को लाना है तो इनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो भारत में स्वराज का आना किसी मतलब किसी काम का भी नहीं रह पाएगा। और इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी आते हैं और इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन करते हैं 1930 में। और जब ये गठन करते हैं तो मतलब जितने भी अनटचेबल लोग होता है उनको उत्थान के लिए इसमें बात किया जाता है। और बाद में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये लोग सेपरेट इलेक्टोरेट यानी जो होता है एक अलग थलग हमारा एक इलेक्टोरेट होना चाहिए जिसके लेकर टसल होता है। लेकिन महात्मा गांधी क्या होते हैं, फास्ट ऑन टू डेथ, यानी वो क्या होते हैं आमरण जो होता है मतलब उसको बोला जाता है भूख हड़ताल पे जाके बैठ जाते हैं, जिसके तहत पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में होता है, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है। कब होता है, 1932 में होता है। और इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कंप्रोमाइज हो जाता है। मुस्लिमों के स्टेटस की बात करेंगे तो मुस्लिम भी इस तरीके से भय खा रहे थे कि स्वराज का भी मतलब यही था कि अगर होता है तो फिर हिंदूवादी विचारधारा बढ़ेगी और हम लोग का कल्चर इसमें क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। तो बहुत लोग ये स्वराज के कल्चर को लेकर, स्वराज के कॉन्सेप्ट को लेकर वो लोग एग्री नहीं कर पा रहे थे और ये सोच रहे थे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि आखिर साथ आने की जो भावना है, कलेक्टिव का मतलब कह सकते हैं कि एक सामूहिक, बिलोंगिंग का मतलब होता है साथ, कहने का मतलब है कि लोगों को एकजुट करने की जो भावना है वो आखिर वो कैसे आती है। तो सिंपल सी बात है, नेशनलिज्म के थ्रू। लेकिन नेशनलिज्म फैलता कैसे है, आखिर नेशनलिज्म की भावना कैसे धीरे धीरे देश में फैलते गई। तो हमारा जो मेन टॉपिक ये होने वाला है कि नेशनलिज्म जो स्प्रेड हुआ भारत में उसके पीछे का रीज़न क्या था। ये देखिए, कोई व्यक्ति राष्ट्रवाद की भावना से तभी मतलब वो आकर्षित हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है जब उसको लगेगा कि हाँ हम एक राष्ट्र की संतान हैं। अगर गुजरात का व्यक्ति बिहार में जाता है और बिहार में जाता है और गुजराती को ये भी लगता है कि हम भारत देश की संतान हैं, और बिहारी को ये भी लगता है कि हम भारत देश की संतान हैं, और कश्मीर वाले को लगता है कि हम भी भारत देश की संतान हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेशनलिज्म की भावना को क्रिएट करता है कि हम लोग एक देश की संतान है। चाहे हमारा कल्चर चाहे कुछ भी एक हो, लेकिन हमारा एक बिलोंगिंग रहेगा तो हम समझेंगे कि हम लोग एक देश की संतान है। कभी भी हमारे देश के जो जवान अगर शहीद हो जाते हैं तो उसका जो दुख होता है सिर्फ उनके घर वालों को नहीं होता है, देश के सभी लोग दुख में क्या होते हैं, डूब जाते हैं। अगर किसी देश को हरा भी देता है, हमारा देश अगर किसी देश पर विजय का पताका अगर लहरा देता है तो हम लोग खुशी मनाते हैं कि हमारा देश की क्या हो रहा है, जीत हो रहा है। अगर भारत का मैच अगर किसी दूसरे देश से हो रहा है और हमारा देश जब जीतती है तो वो क्रिकेट वाले भले जीतते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये फीलिंग्स आती है कि नहीं, हमारा देश का विजय हुआ है। तो ये सब जो भावना होता है ये नेशनलिज्म की भावना होता है। एक तरह से समझिए कि ये सॉफ्टवेयर है, राष्ट्रवाद का सॉफ्टवेयर है। अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद का सॉफ्टवेयर होगा तो समझिए कि आप अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहिएगा और हमेशा उसके लिए तत्पर रहिएगा और उसके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा आगे आइएगा। वहीं आज हम पढ़ेंगे कि आखिर ये जो राष्ट्रवाद की भावना है कैसे फैलती है। जब किसी व्यक्ति में सेम नेशन की भावना हो, मैंने अभी बताया है कि हाँ, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, अगर वो अपने आप में सेम नेशन की भावना रखता है तो कहीं ना कहीं वो नेशनलिज्म की भावना है। दूसरा चीज क्या था, यूनाइटेड स्ट्रगल। जब भी कोई व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति है, अगर हम यहाँ लिख देते हैं ब्रिटिश, यहाँ ब्रिटिश है, ये इंडियन है। अब इंडियन में भी कई तरह के लोग हैं, अब सभी लोगों का दुश्मन एक ही है, ब्रिटिश ही है। इसका भी दुश्मन ब्रिटिश, इसका भी दुश्मन ब्रिटिश, सभी का दुश्मन ब्रिटिश है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यूनाइटेड स्ट्रगल को दिखा रहा है कि नहीं भाई, हम लोग एक साथ है और हमारा दुश्मन एक ही है, तो हम सब साथ है। तो ये क्या है, एक नेशनलिज्म की भावना है कि यूनाइटेड स्ट्रगल के तहत हम लोग इस चीज को हम देखते हैं। ऐसे भी राष्ट्रवाद फैलती है। तीसरा चीज क्या हो सकता है, इतिहास या फिक्शन या फॉल्कलोरी। कोई मतलब कह सकते हैं कि इतिहास का मतलब क्या, जैसे कि हमारे जो स्वर्णमयी इतिहास रहा है, अगर पिछले इतिहास में देखेंगे, चाहे मौर्य वंश की संस्थापना हो, चाहे अशोक है, बहुत सारे ऐसे इतिहास की कई सी घटनाएं हैं जिसको हम पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि बाप रे, कितना बड़ा हमारा एक समय था कि हमारा भारत का एक जो साम्राज्य था कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये इतिहास है, चाहे फिक्शन कोई काल्पनिक कहानी हो सकती है। ये सब जो माध्यम जो बनता है एक नेशनलिज्म को क्रिएट करने के माध्यम बन जाता है, इससे राष्ट्रवाद की भावना फैलती है। ठीक है। और दूसरा चीज क्या हो सकता है, अब जब हम इस चीज को हम देख रहे हैं तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है कि अब लोग क्या कर रहा है कि अब कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है। हर व्यक्ति कोई ना कोई इमेजिनेशन करता ही है। अगर किशोरावस्था में देखा जाएगा, एडोलेसेंस में अक्सर बच्चे किस चीज की इमेजिनेशन करते हैं कि हाँ सोया रहेगा कि हाँ पता नहीं हमारे जो
हमारे जो लाइफ पार्टनर होगा वो किस प्रकार का होगा, वो इमेजिनेशन बनाता है कि हाँ इस तरीके का मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो वो क्या हो रहा है, एक इमेजिन कर रहा है उस चीज़ को लेकर। उसी तरीके से क्या हो रहा है कि उस समय में देश के जो लोग हैं, उस समय में क्या हो रहा है, इमेजिन कर रहे हैं। वो लोग अपने किसी प्रेयसी को इमेजिन नहीं कर रहे हैं, अपने किसी लवर का इमेजिन नहीं कर रहे हैं। वो लोग इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा जो देश है उसको इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हम एक देश को हम एक प्रतीकात्मक रूप से एक आखिर एक प्रतीकात्मक रूप से अगर हम इसको सोचेंगे तो किस प्रकार होना चाहिए। तो वो लोग उस समय में इमेजिन कर रहे हैं, इमेज बना रहा है। तो सबसे पहले ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये नाम याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने पहली बार भारत माता का इमेज बनाया। क्या भारत, ये तो भारत नहीं, हम भारत माता की संतान है। ये तो भारत, पहले लोग कह रहा है भारत भारत भारत, इस तरीके से इंडिया इंडिया कह रहा है। ये जो एक इमेजिनेशन की जो भावना है अभी लोगों के अंदर नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा नहीं, हम भारत माता की संतान है। तो भारत माता का जो इमेज जो है एक क्रिएट करने वाले जो व्यक्ति है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। और इन्होंने एक अपना उपन्यास लिखा। उपन्यास में उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, वो जो स्वदेशी समझिए कि स्वदेशी आंदोलन पे, मूवमेंट पे, बंगाल में जो हुआ था, एक सन्यासी विद्रोह को लेकर उन्होंने क्या किया था, उस पर किताब लिखा था, है कि नहीं। और उस किताब का नाम आप सभी को याद, आनंद मठ, उस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ उन्होंने किताब लिखा, उपन्यास लिखा। और उस आनंद मठ के में एक मतलब वंदे मातरम उन्होंने लिखा, वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम जो है 1870 में इन्होंने लिखा। और ये किस उपन्यास का हिस्सा है, किस उपन्यास का हिस्सा है, अभी मैंने आपको बताया आनंद मठ का हिस्सा है। उसमें आंदोलन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, घटनाओं का वर्णन किया गया है। उस समय में ये उपन्यास बहुत तेजी से लोगों के अंदर में एक तरह से कह सकते हैं राष्ट्रवाद के लिए क्या कर रहा था, ये तैयार कर रहा था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता का क्या किया, इमेज बनाया। 1870 में इन्होंने वंदे मातरम की लिखी, और हमारा राष्ट्रगीत भी क्या है, वंदे मातरम है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है, इसी स्वदेशी मूवमेंट के अंदर में लोग झंडा बना रहा है, अपना झंडा बना रहा है। आप लोग देखिएगा जर्मनी में भी देखिएगा, जब हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ रहे थे, इटली का यूनिफिकेशन पढ़ रहे थे, उसमें भी लोग क्या कर रहा है, अपना फ्लैग बना रहा है। फ्रांस में भी अपना एक लोग फ्लैग बना रहा है। तो यहाँ भी लोग क्या कर रहा है कि अपना एक फ्लैग बना रहा है, एक झंडा बना रहा है। वो झंडा किस चीज का प्रतीक होता है, हमारे देश का प्रतीक होगा, राष्ट्र का प्रतीक होगा। और उस झंडे में जब ये बना रहे हैं तो उस स्वदेशी मूवमेंट के अंदर में जो झंडा बनाया गया था उसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर दिखाया गया था। यानी कितने कलर थे, 3 कलर थे, रेड, ग्रीन, येलो, RGY, ठीक है। और इसमें 8 कमल के फूल को दिखाया गया था, 8 कमल का फूल। ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को, जो बड़े बड़े जो उसका जो जगह था, उसको ये प्रतीक कर रहा था कि भाई 8 लोटस। और उसमें एक क्रिसेंट मून था, मतलब आधा चांद। आधा चांद का मतलब ये था कि हिंदू और मुस्लिम के बारे में, हिंदू मुस्लिम की जो एकता की भावना जो ये थी बनाया गया था। यानी स्वदेशी मूवमेंट में जो झंडा बनाया गया था उसमें रेड, ग्रीन, येलो कलर का कलर से दर्शाया गया था। उसमें 8 कमल के फूल थे। और तीसरा उसमें क्रिसेंट मून को भी दर्शाया गया था, ठीक है। फिर जब ये इमेज इन कर रहे हैं कि भारत माता का इमेज होना चाहिए, लेकिन बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर, इनका नाम क्या, अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, इनका पेंटिंग बना दिया, पेंटिंग, भारत माता का पेंटिंग बना दिया। आप बुक में देखिएगा भारत माता का पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर जो बनाया है उसमें आप देखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, जब ये उन्होंने फिगर बनाया भारत माता का, जब इन्होंने इमेजिन बनाया तो उन एस्थेटिक मैनर बनाया। एक नहीं होता है बिल्कुल काम शांति, मतलब एक जिस तरीके से सन्यासी का जैसे जीवन होता है, बिल्कुल शांति तरीके से, काम बिल्कुल शांत है। डिवाइन, मतलब डिवाइन का मतलब क्या हो गया, एक तरह से दिव्य, दिव्यता की भावना जो उसमें इस तस्वीर में जो झलक रही है, सब लोग देखना शुरू किया। और इनके अंदर क्या होता है, राष्ट्रवाद की जो भावना है और ज्यादा क्या होने लगा, स्ट्रांग होने वाला, मजबूत होने लगा। जब कोई व्यक्ति ऊपर मर रहा है तो हमारे भारत माता पे कोई कैसे अटैक कर सकता है, चाहे हमारे भारत माता की हम किसी तरह का क्षति, अगर किसी कोई भी किसी प्रकार का अगर हमारी तरफ आंख उठाता है तो हम भारत माता के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। इस प्रकार की जो भावना जो थी राष्ट्रवाद को और मजबूत और प्रबल क्या हो रही थी, बना रही थी, ठीक है। तो ये चीज होता है। तीसरा चीज क्या होता है, और राष्ट्रवाद की भावना के लिए अगर तैयार करना है तो एक और चीज होता है इंडियन फॉल्कलोर, है कि नहीं। इंडियन फॉल्कलोर का मतलब क्या होता है, जितने भी लोक कथाएं होती है, दंत कथाएं होती है, फोल्क टेल्स हो गया, चाहे बार्ड्स हो गया, चाहे बैलाड्स हो गया, जितने भी लोक कथाएं होता है, आप लोग गांव में भी देखे होइएगा। अगर देहाती साइड से अगर कोई व्यक्ति होगा तो कभी कभी कुछ लोगों का झुंड आता है, वो लोग क्या होते हैं, गीत गाता है लोग। और वो गीत किससे रिलेटेड होता है, उनके कल्चर से रिलेटेड होता है। और जैसे बिहार साइड में अगर देखिएगा तो वहाँ पर सोरठी बिरजबार चलता है, लेकिन इस तरीके के जो गीतें वगैरह सब होती है, ये सब क्या होता है, कल्चर के मतलब रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये फोल्क टेल्स, लोक कथा भी है, इस सब चीज के माध्यम से भी क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है, मजबूत होती है। खुद रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था हमारे एशिया में। सबसे पहले नोबेल प्राइज का विनर कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए मतलब नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये भी इन्होंने क्या किया, कई सारे गीतों का, कई सारे मतलब कविताओं का इन्होंने क्या किया, कलेक्शन किया। और ये चीज क्या दिखा रहा है, कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को क्या कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है खुद। ये तो छोड़िए, मद्रास साइड में जाइए, मद्रास में थे नतेशा शास्त्री। नतेशा शास्त्री ने क्या किया, तमिल जितने भी लोक कथाएं वगैरह सब थी, तो उन्होंने किताब लिखा द फॉल्कलोर ऑफ
सदर्न इंडिया, द फॉल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है, इज रिटन बाय नताशा शास्त्री, नताशा शास्त्री के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये जो है मतलब ये तमिल के से रिलेटेड चीज़ों को मतलब वहाँ के फॉल्कलोर को ये क्या हो रहा है दिखा रहा है। तो ये कह रहा है कि नहीं, हमें राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हमें अपने मतलब ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, हमें अपने कल्चर, हमारा जो भी हमारा मतलब हमारा बेस जो है, हमारा फाउंडेशन है, हम इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें राष्ट्रवाद को क्या कर रही है, मजबूत बना रही है। तीसरा चीज़ है कि अगर गांधी जी की बात करें तो गांधी जी इसमें भी पीछे नहीं है। 1921 में देखिएगा तो इन्होंने स्वराज फ्लैग बना दिया, अपना एक स्वदेशी झंडा बना दिया, लेकिन स्वदेशी झंडा में इन्होंने भी 3 कलर को दिखाया, लेकिन इसमें क्या होता है कि रेड, ग्रीन और व्हाइट। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होगा, ऑप्शन में क्वेश्चन दे भी सकता है कि हाँ कि स्वदेशी मूवमेंट में झंडा किस प्रकार का था, कलर किस प्रकार का था, चाहे स्वराज फ्लैग जो महात्मा गांधी बनाया उनमें झंडा का कलर कौन कौन था, इसमें देगा RGW, RGY, ठीक है, इस तरीके से चार ऑप्शन दे देगा, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। क्या होगा, RGW, महात्मा गांधी जो थे कैसा धोती पहनते थे, सफेद कलर का, महात्मा गांधी जी कैसा धोती पहनते थे, सफेद कलर का, तो सफेद से याद रखिएगा व्हाइट। तो मान लीजिए RGW किसका झंडा है, तो महात्मा गांधी का झंडा है। बाकी रेड ग्रीन तो याद रहेगा, रेड ग्रीन और व्हाइट, व्हाइट हो जाएगा तो महात्मा गांधी से रिलेटेड होगा। अब जबकि वाई है तो किससे हो जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट से ये रिलेटेड हो जाएगा। और दूसरा चीज, जब ये झंडा बनाए थे तो उनके सेंटर में इन्होंने व्हील बनाया, जो चक्र होता है जिसपे स्पिनिंग व्हील बनाया। कौन व्हील बनाया, स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील, कपड़ा काटने वाला जो सूती काटने वाला जो चक्र होता है, उसने सेंटर में स्पिनिंग व्हील बनाया। कौन बनाया, महात्मा गांधी ने अपना। इस सब क्या कर रहा है, इस राष्ट्रवाद की एक तरह से भावना को दिखाने की सब क्या किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। और तो और अगर देखा जाए तो यहाँ भी लोग नहीं लिखता है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री हो रहा है। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, जैसे ब्रिटिश जब आए थे तो ये भारतीयों को बहुत ही कमजोर समझ रहे थे, दलित समझ रहे थे, डिप्रेस समझ रहे थे। ये लोग कह रहे तुम लोग तो बहुत पिछड़े हुए हो, तुम्हारे पास कोई संस्कृति है ही नहीं, तुम लोग के पास उतना कोई बुद्धि है ही नहीं। तो ये सब बहुत सारा चीज़ नहीं होता, इन लोग को हीन भावना से देखा जा रहा था। तब क्या होता है, इसी समय में बहुत सारे ऐसे लोग हिस्ट्रियन आते हैं, बहुत सारे लोग मतलब एक बौद्धिक जो क्लास जो आता है, मतलब एक इंटेलेक्चुअल वर्ग आता है, वो बोलता है कि ऐसा नहीं है। आप अगर हमारे इतिहास को देखिएगा, अगर देखिएगा दुनिया की सबसे पहली जो शहरी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, अगर वो कहीं फली फूली थी तो पूरे विश्व में सबसे पहले हमारी ही सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। और जिसका जो आप आर्किटेक्चर देखिएगा तो आज भी लोग दांतों तले उंगली दबाता है कि उतने समय में, उतने पुराने समय में शहरी सभ्यता में स्विमिंग पूल बना लेना, मतलब घर बना लेना, ये सब चीज़ों का इन लोग मतलब रीइंटरप्रिटेशन कर रहा है। और तो और अगर वीरता की बात किया जाएगा तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने इस जमीन पर अपने वीरता का परिचय दिया है। समुद्रगुप्त, मतलब जितना भी पुराना इतिहास है, वो इतिहास को एक ग्लोरियस एक रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है कि नहीं भाई, हम लोग पीछे नहीं है, हमारा जो इतिहास है वो एक स्वर्णमय इतिहास है, ग्लोरियस हिस्ट्री है। और ये क्या हो रहा है, मतलब दिखाया जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि नहीं भाई, हम लोग पिछड़े नहीं है, जितना कि अंग्रेज हमें ये समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही है, इस सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना को तैयार कर रहा है, राष्ट्रवाद की भावना की तैयारी कर रहा है। तो ये सब चीज़ था इस टॉपिक में, हमने ये बताने की मैंने कोशिश किया। आप कंक्लूजन में भी पढ़िएगा तो हाँ, इसमें क्या होता है कि कई सारे मत में कांग्रेस जो होता है कई सारे लोगों को अपने साथ भी लेता है, उसमें कई सारे लोग अलग भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उथल पुथल की भावना होती है, लेकिन लास्ट में अगर देखा जाए तो लास्ट में हमारा भारत अंततोगत्वा 1947 में आखिर आज़ाद हो ही जाता है। तो ये चीज़ था द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए।